अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपके बुक का नाम है अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे। और क्लास कौन सी है आपकी? ये क्लास है आपकी 5th क्लास। चलिए इसका कंटेंट देख लेते हैं। अब कंटेंट ओपन कर लिया आप जल्दी से इसका। जैसे कि हमने पिछली बार आपको सिलेबस बता दिया था PA2 का, एक बार और बता देते हैं। PA2 में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स आपके? चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, ये 5 चैप्टर आपके PA2 में आएंगे। कितने चैप्टर? ये 5 चैप्टर आपके PA2 में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें से हमने कितने चैप्टर्स कर लिए हैं? हमने चैप्टर नंबर 9 करा है खाली, नेचुरल कैलेमिटीज़। कितने चैप्टर कर लिए हमने? 9 चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर हुआ है हमारा। अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 10, ट्रेवल टुडे। और ये हमने पार्ट 9 में करा था, आज हम करेंगे पार्ट नंबर 10 में ये। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट होगा पार्ट नंबर 10 में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज हम पार्ट नंबर 10 में करेंगे। चलिए पेज नंबर 56 ओपन कर लिए, चैप्टर रीडिंग करना शुरू करते हैं। पेज नंबर 56, पेज नंबर 56। पार्ट कौन सा है बच्चों? जैसे कि अभी मैंने बताया, पार्ट नंबर हमारा कौन सा है, यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर कौन सा है, 10 है। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे? पार्ट नंबर 10 लिखेंगे। ये कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर हमारा 10 है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी आप पार्ट नंबर 10 लिख दिए, मेंशन कर दिए। और उसके बाद जिस दिन भी ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट डालनी है। तो यहाँ पर पहले पार्ट लिख लिए, उसके बाद यहाँ पर आप डेट लिख दिएगा। डेट आपको ही लिखनी है, किस दिन की? जिस दिन भी ये वीडियो यूट्यूब पर आएगी, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आप डेट मेंशन कर दिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेवल टुडे। अब इसमें जो है ट्रेवल टुडे मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में ही थोड़ा बहुत पढ़ने जा रहे हैं हम। द स्टोरी ऑफ ट्रेवल बिगिनस विद द इन्वेंशन ऑफ अ व्हील। ये कह रहे हैं जो स्टोरी है ये ट्रेवल करने की, मतलब सफ़र करने की, ये चलने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की, ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये शुरू कैसे हुई बच्चों? इन्वेंशन ऑफ व्हील। किसकी मदद से? किसके इन्वेंशन से? व्हील के इन्वेंशन से। जैसे ही पहिया जो होता है व्हील, उसका इन्वेंशन हुआ, वो ईजाद हुआ, वैसे ही लोग बाग सफ़र करना उनका शुरू हो गया, उनकी जो कहानी हो गई वो शुरू हो गई। ठीक है। इनिशियली देयर वॉज स्लो प्रोग्रेस फ्रॉम एनिमल पावर्ड ट्रांसपोर्ट लाइक बैलगाड़ी एंड टांगा टिल द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इन द इंडस्ट्रियल एज। ये कह रहे हैं जब पहिया ईजाद हो गया था, व्हील का इन्वेंशन हो चुका था, पहिया आ गया था ज़िंदगी में, सबको पता था कि ऐसा करके ऐसा एक पहिया होता है, ऐसा एक व्हील होता है, ठीक है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं चलने के लिए या किसी चीज़ को चलाने के लिए, गाड़ी मोटर चलाने के लिए। मगर शुरुआत में जब हम बात करें तो वहाँ पर स्लो प्रोग्रेस था, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस, मतलब इतना ज़्यादा तरक्की नहीं थी वहाँ पर। और लोग बाग क्या यूज़ करते थे? एनिमल की पावर यूज़ करते थे। कैसे? ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जैसे कि बैलगाड़ी होती है, टांगा होता है, ठीक है, मतलब जानवरों को लगाकर, उसमें जानवरों को बांध कर उन्हें गाड़ियों को खींचा करते थे। तो इससे बहुत स्लो प्रोसेस था, ये बहुत स्लो प्रोग्रेस था। उस टाइम लोगों को कुछ पता नहीं था इतना। फिर उसके बाद जब तक स्टीम इंजन नहीं आ गया, जब तक ये प्रोसेस चलता रहा, ऐसे ही लोग बाग काम चलाते रहे। ठीक है, यहाँ तक कि पहिया तो ईजाद हो गया था, इन्वेंशन हो गया था व्हील का, मगर स्टीम इंजन नहीं आया था। तो वो जो पहिए थे, वो जो गाड़ी थी, वो किससे खींचा जाता था? या तो फिर तांगे वाले होता था, तांगा जो होता था घोड़ा लगा के खींचते थे, या बुलक कार्ट्स होते हैं यानी बैलगाड़ी जो होती है, या ऊँट बांध के खींचा करते थे, इस तरह से। फिर बाद में क्या हुआ? इन द इंडस्ट्रियल एज एंड द कंसिक्वेंट एडवेंट ऑफ द स्टीम ट्रेन्स एंड स्टीम शिप्स। ये कह रहे हैं जब इंडस्ट्रियल एज जब तक नहीं आ गई और कंसिक्वेंट एडवेंट हुआ जब स्टीम ट्रेन्स का या स्टीम शिप्स का, जब तक जो है ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस था इसका। उसके बाद हमारे स्टीम इंजन और स्टीम शिप्स आई, यानी जो जहाज़ आए पानी के। लेटर इंजन्स वर मॉडिफाइड। बाद में जो इंजन्स थे वो मॉडिफाई किए गए। पहले स्टीम इंजन आया, फिर स्टीम इंजन को और मॉडिफाई किया गया। ठीक है। टुडे दे रन ऑन डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सुपरफास्ट ट्रेन्स लाइक राजधानी एंड द, यहाँ पर फिर लिखा है एंड द बुलेट ट्रेन्स। ये कह रहे हैं पहले क्या था बच्चों? पहले ये था कि जो है जो ट्रेन्स चलती थी पहले स्टीम इंजन होते थे, उसमें भाप से चलता था, स्टीम से चलता था। स्टीम मतलब भाप, स्टीम से चलता था, उसमें कोयले डाले जाते थे, कोयले, उससे चलता था स्टीम, पूरा इंजन चलता था। फिर बाद में क्या होने लगा? इसमें मॉडिफिकेशन होने लगी, कुछ एडवांसमेंट कर दी गई। इसमें क्या हुआ? फिर वो डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से, यानी डीजल और बिजली से चलने लगा, जो कि हमारी सुपर फास्ट ट्रेन है, जैसे कि राजधानी, जैसे आपने सुनी होगी इंडिया में राजधानी, और यहाँ पर लिखा है फिर बुलेट ट्रेन्स, जो बुलेट ट्रेन्स होती हैं। ठीक है। एंड मेट्रो ट्रेन्स एज वेल, और मेट्रो ट्रेन भी साथ में उसके। फिर है यहाँ पर द इन्वेंशन ऑफ द एरोप्लेन इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर मैन। ये कह रहे हैं जैसे ही एरोप्लेन का इन्वेंशन हो गया, क्या? जैसे ही एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ, मतलब जैसे ही एरोप्लेन ईजाद किया गया, जैसे ही पता चला कि हाँ एरोप्लेन भी ऐसी चीज़ है जिससे हम उड़ के जा सकते हैं इधर उधर,
तो उसके ये क्या हुआ, ये हमारी एक बिगेस्ट अचीवमेंट थी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर मैन। किस फील्ड में? ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में, इंसान के लिए, आदमी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि एरोप्लेन के साथ इंसान बहुत लंबा लंबा सफ़र, बहुत दूर दूर का सफ़र तय कर सकता है और बहुत जल्दी पहुंच सकता है। अगर हम ट्रेन से कहीं जा रहे हैं और अगर एरोप्लेन से जा रहे हैं तो एरोप्लेन बहुत फास्टर है, उससे बहुत तेज़ है, तो हम उससे तेज़ जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी उससे तरक्की हुई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट थी ये। बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द लैंड, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी ग्रुप अंडर लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ये कह रहे हैं अगर हम जियोग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से बात करें, लैंड के जियोग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से, तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हमारा क्या है, ग्रुप हो सकता है अंडर लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट में। किस में? अंडर लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। मतलब 3 हिस्सों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, एक लैंड, एक वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखे हैं अलग अलग, ये ऐसी, ये रोडवेज़ हैं, सब रोड पे चलते हैं, ये एयरवेज़ हैं, ठीक है, ये वाटरवेज़ हैं, इस तरह से अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दिए हुए हैं। फिर आया हमारा, स्टार्ट किया यहाँ पर रोडवेज़। सबसे पहले हमने स्टार्ट की रीडिंग रोडवेज़। अ नेटवर्क ऑफ रोड्स ऑफ नियरली 33 लाख मिलियन किलोमीटर ऑफ लेंथ इज़ स्प्रेड अक्रॉस आवर कंट्री। ये कह रहे हैं अगर हम रोड की बात करें तो रोड का नेटवर्क जो है पूरे नियरली 33 लाख मिलियन किलोमीटर लंबाई में हमारे कंट्री में फैला हुआ है। अब सोचो, खाली रोड की लेंथ बता रहे हैं कि अगर हम रोड की बात करें, नेटवर्क ऑफ रोड की बात करें, तो तकरीबन, क्लियरली नहीं कह रहे हैं, अभी भी तकरीबन कह रहे हैं कि 33 लाख मिलियन किलोमीटर की लंबाई के खाली तो रोड ही हमारे कंट्री में फैले हुए हैं। इतने सारे रोड हैं, मतलब इतना सारा, यानी रोडवेज सिस्टम यूज़ करते हैं हम। फिर नेक्स्ट यहाँ पर, द स्मूथर द रोड आर द फास्टर आवर जर्नी वुड बी। ये कह रहे हैं जितना स्मूथ हमारा रोड होगा, जितना अच्छा हमारा रोड बना होगा, उतनी तेज़ हमारी जर्नी होगी, उतनी तेज़ हम सफ़र कर पाएंगे। अगर खरंजा होगा, ख़राब सड़क होगी, तो कैसे हम तेज़ चला पाएंगे, हल्के चलानी पड़ेगी। तो वही कह रहे हैं जितना स्मूथ होगा हमारा रोड, उतना ही फास्टर हमारी जर्नी होगी, उतनी ही तेज़ हम सफ़र कर पाएंगे। द अर्लियर नैरो रफ रोड्स मेड ऑफ स्टोन हैव नाउ बीन रिप्लेस बाय मेटल एंड ब्रॉडर रोड्स। ये कह रहे हैं जो पुरानी पहले की पतली और खुरदुरी बेकार रफ़ रोड होती थी, जो कि पत्थरों से, स्टोन से बनी हुई थी, अब उन्हें जो है चेंज कर दिया गया और रिप्लेस कर दिया गया मेटल रोड से और ब्रॉडर रोड से, यानी चौड़ी कर दी गई हैं रोड, और चिकनी और मेटल रोड बना दी गई हैं। तो काफ़ी यानी उसके अंदर चेंजेस कर दिए गए हैं, जिससे हमारा सफ़र आसान हो, हम तेज़ चल पाएँ, ठीक है। अगर खरंजा होगा, ख़राब रोड होगी, तो उसमें कहाँ से हम तेज़ चल पाएंगे, हल्के चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज नंबर 57 पर यहाँ टॉप पर देखिए, इन इंडिया द ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ड बाई शेर शाह सूरी। जो इंडिया के अंदर ग्रैंड ट्रंक रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था इन द 16वीं सेंचुरी। कब? 16वीं सेंचुरी में किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम कोलकाता इन इंडिया टू पेशावर। और ये कहाँ से फैला हुआ है? कोलकाता से लेकर, इंडिया के अंदर कोलकाता से लेकर पेशावर तक गया हुआ इन पाकिस्तान। इतना लंबा रोड है। मतलब अगर आप कोलकाता से इंडिया के अंदर जाएंगे, इंडिया में मतलब कोलकाता जो है, वहाँ से अगर चलना शुरू करें और पेशावर तक जाएं, तो वो ग्रैंड ट्रंक रोड के ज़रिए आप सीधे सीधे पहुँच सकते हैं, जो कि कहाँ पर मौजूद है? पाकिस्तान में मौजूद है। सोचिए, इतना बड़ा रोड इसने बनवाया था इन्होंने, शेर शाह सूरी ने। इट वॉज़ अ मेजर ट्रेड रूट इन द रीजन। और उस रीजन में, वो उस रीजन का बहुत मेजर ट्रेड रूट है, मतलब जहाँ पर ट्रेड की जाती थी, ठीक है। फिर यहाँ पर रोड्स कनेक्टिंग सिटीज़ विद इन द कंट्री आर नोन एज नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज। ये कह रहे हैं वो रोड जो कि सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं कंट्री के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? नेशनल हाईवेज कहते हैं या एक्सप्रेसवेज कहते हैं। मतलब वो रोड जो कि सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं, दो शहरों को कनेक्ट करती हैं एक ही कंट्री के अंदर, अलग अलग शहरों को, जैसे आगरा से मुंबई, ठीक है, मुंबई से राजस्थान, गोवा, मतलब एक ही इंडिया के अंदर ही अलग अलग कंट्री जैसे कोई कनेक्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाईवेज कहते हैं या एक्सप्रेसवेज कहते हैं, ठीक है। एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग सिटीज़ को, अलग अलग शहरों को जोड़ने वाली रोड को हम क्या कहते हैं? हाईवेज कहते हैं, नेशनल हाईवेज कहते हैं, और क्या कहते हैं? एक्सप्रेसवेज। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम दीज आर ब्रॉड पेव्ड रोड्स एंड हैव सेवरल लेन्स फॉर मूविंग। ये कह रहे हैं ये कैसी होती हैं? चौड़ी होती हैं, पेव्ड रोड होती हैं, और सेवरल लेन्स होती हैं फॉर मूविंग। लेन्स कहते हैं कुछ पट्टियाँ, मतलब आपने देखा होगा कि कोई जगह बहुत चौड़ी चौड़ी रोड होती है, उसमें 4-5 सड़कें बना देते हैं एक ही में,
ठीक है, लेफ्ट साइड खाली जाने का, उधर से आने का राइट साइड, इस तरह से जो है सेवरल लेन्स कर देते हैं, ठीक है, सेवरल रास्ते कर देते हैं। मतलब पूरी इतनी चौड़ी रोड है, उसके अंदर 1 2 3 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक इधर वाले इधर खाली जा रहे हैं, इधर वाले खाली आ रहे हैं, इस तरह से आपने देखा होगा ना, साइड्स डिवाइड हो जाती हैं। उसके बाद इंडिया इज़ कनेक्टेड बाय रोड्स टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, और ये कह रहे हैं इंडिया जो है वो रोड से, पता है, अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ से भी कनेक्ट है, जैसे कि नेपाल है, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान एंड म्यांमार। यानी इंडिया अगर जाना चाहे, इंडिया के अंदर से अगर कोई नेपाल जाना चाहे, चाइना चाहे, या बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार, इन जगहों पर अगर कहीं जाना चाहता है तो वो बाई रोड भी जा सकता है। रोड बाई रोड भी कनेक्टेड हैं, मतलब इंडिया जो है अपने इन नेबरिंग कंट्रीज से बाई रोड कनेक्टेड है, एरोप्लेन से नहीं, मतलब हवाई जहाज़ से नहीं, बाई रोड जा सकते हैं। नेपाल है जैसे, ठीक है, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, म्यांमार है। उसके बाद है रोड्स कनेक्टिंग वन कंट्री टू अनदर आर कॉल्ड इंटरनेशनल हाईवेज़, और वो रोड जो कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ती है उसे हम इंटरनेशनल हाईवेज़ कहते हैं। एक हाईवेज़ हो गया हमारा नेशनल हाईवे जो इंडिया के अंदर ही, जैसे बात करें हम तो एक सिटीज़ को सिटीज़ से जोड़ लेंगे तो वो नेशनल हाईवेज़, और अगर हम इंटरनेशनल हाईवेज़ की बात करें तो वो अलग अलग कंट्रीज़ को आपस में जोड़ती है, ठीक है। सम ऑफ द फेमस हाईवेज़ ऑफ द वर्ल्ड आर, ये कह रहे हैं कुछ फेमस हाईवेज़ बताएं, नाम है, मतलब कुछ फेमस हाईवेज़ के नाम है वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के। जैसे पहला है द पैन है, वैसे ये द पैन क्या है, ये अमेरिकन हाईवे फ्रॉम अलास्का इन नॉर्थ अमेरिका टू चिले इन साउथ अमेरिका। ये जो द पैन है वो इतना बड़ा हाईवे है जो कि अमेरिका का हाईवे है, वो अलास्का से लेकर नॉर्थ अमेरिका में जो मौजूद है वो चिले तक जाता है जो कि साउथ अमेरिका में, मतलब अलास्का जो कि नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है, वहाँ से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब देखो नॉर्थ अमेरिका अलास्का वहाँ पर मौजूद है नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ से पूरा चिले तक जो कि साउथ अमेरिका में मौजूद है, वहाँ तक पूरा हाईवे बना हुआ है वो, ठीक है। उसका नाम क्या है, द पैन। फिर दूसरा है द ट्रांस, क्या है इसका, द ट्रांस क्या है, कैनेडियन हाईवे बिटवीन पैसिफिक ओशियन टू अटलांटिक ओशियन। ये कैनेडियन हाईवे है जो कि पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन तक है। कहाँ तक है, पूरा अटलांटिक ओशियन तक है पैसिफिक ओशियन से, यानी पैसिफिक ओशियन से अगर हम जाएं तो अटलांटिक ओशियन पे जाके पहुंचेंगे। फिर थर्ड है द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस का है कॉन्टिनेंशियल हाईवे, ये कॉन्टिनेंशियल हाईवे है। उसके बाद द बर्मा क्या है, चाइना हाईवे, ये चाइना का हाईवे है, चाइना में है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट रेलवेज़। अभी हमने रोडवेज़ पढ़ लिया, अब हम रेलवेज़ पढ़ेंगे। रोडवेज़, यहाँ पर रेलवेज़ लैंड ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर दिए हुए हैं आपको, बस हैं, कार हैं और ट्रक हैं, तो ये तो हमें पता ही है कि लैंड ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आते हैं हम रेलवेज़ पे। द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया रन्स अबाउट 10,000 यानी 66,000 किलोमीटर्स अक्रॉस द कंट्री। कह रहे हैं जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है, इंडिया के अंदर जो रेलवेज़ हैं, तो रेलवेज़ के लिए कम से जो नियरली बताया गया है वो कितना है, 66,000 किलोमीटर पूरे कंट्री में। इतना लंबा मतलब रेलवेज़ बिछाया गया है पूरे, इतने इंडिया के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर इतना लंबा रेलवे सिस्टम है, मतलब जिस पे हमारी ट्रेन चलती है वो रास्ता, वो रूट 66,000 किलोमीटर है। कितना, 66,000 किलोमीटर। रेलवे आर नेसेसरी फॉर ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। रेलवे हमारी किस लिए ज़रूरत पड़ती है, रेलवे की हमें फॉर ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबे सफ़र के लिए हम रेलवेज़ का इस्तेमाल करते हैं। क्या, रेलवेज़ का इस्तेमाल कब करते हैं हम, जब हमें कभी लंबा सफ़र करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो कि हम बाई बाइक, बाई साइकिल या बाई ऑटो रिक्शा या कार या बस से नहीं जा सकते, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, रेलवे यूज़ करते हैं। रेलवे जो है बाकायदा इनसे जो है तेज़ होता है थोड़ा, और इजीली हमें रूट मिल जाता है, ठीक है। तो रेलवे इसीलिए जो है हम नेसेसरी होता है, इसलिए किस लिए, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, लॉन्ग रूट के लिए। दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कैरिंग हैवी गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, और ये इसलिए ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए और ज़रूरी है क्योंकि ये जो है भारी गुड्स को कैरी कर सकते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, मतलब काफ़ी लंबे दूर तक, लंबे सफ़र तक ये है भारी सामान को उठाकर, अपने भारी वज़न को उठाकर अपने ऊपर काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। जैसे हमने देखा है जो हमारी ट्रेन होती है, रेलवे सिस्टम ही तो है वो ट्रेन जो होती है हमारी, तो ट्रेन जो है हमारे रेलवे सिस्टम में, उसमें आपने देखा होगा हज़ारों लोग, 500-600 लोग तो आराम से बैठ ही जाते हैं, है ना, और ज़्यादा ही बैठते हैं, हज़ारों लोग बैठ जाते हैं एक बार में, और उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि टूट के गिर गई हो ट्रेन, ठीक है, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि वो उस पर इतना हैवी लोड उसके, वो इस लायक है कि वो हैवी लोड ले जा सकती है इतनी दूर, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक वो काफ़ी वज़न उठा के ले जा सकती है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज फ्रॉम स्टीम इंजन टू इंजन्स रनिंग ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री।
ये कह रहे हैं जैसे कि हमारे रेलवेज़ है उसके अंदर जो डेवलपमेंट आया है, कैसा डेवलपमेंट बच्चों, पहले हमारे जो रेलवेज़ थे वो स्टीम इंजन पे चलते थे, अब वो कैसे चलने लगे, 2 इंजन्स, जो कि अब उन इंजन पे चलने लगे जो कि किस पे चल रहे हैं, डीजल्स पे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं। एंड हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन अवर कंट्री, किसमें, हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी कंट्री के उसमें। फिर यहाँ पर द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट रेलवे इन अवर कंट्री रनिंग बिटवीन बॉम्बे एंड थाने, ये जगह है थाने, ये कह रहे हैं जो ब्रिटिश थे सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रेलवे। और वो कहाँ से ट्रेन चली थी, जो सबसे पहले ट्रेन चली थी, रेलवे सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले कब हुआ था, जो ब्रिटिश ने किया था, कहाँ से हुआ था, बॉम्बे से लेकर, जो कि अब हम मुंबई जानते हैं, वो वहाँ से लेकर थाने तक, कब, 1853 में सबसे पहली ट्रेन चली थी ये। इट वॉज अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, और ये बच्चों 30 किलोमीटर का सफ़र था। मतलब ये डिस्टेंस जो मुंबई से थाने तक गई थी, ये जो जगह है यहाँ तक गई थी जब ट्रेन, तो इसे 30 किलोमीटर तक की दूरी थी ये, ठीक है, सबसे पहला ये था। और कब हुआ था, 1853 में सबसे पहला ये सफ़र किया गया था, कहाँ पर, मुंबई से लेकर थाने तक। और ये किसके ज़रिए स्टार्ट हुआ था, ये ब्रिटिशर्स के ज़रिए, जो यहाँ पर पहले ब्रिटिशर्स थे उनके अंडर में, तो वही तो रूल कर रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने ही स्टार्ट किया था ये। नाउ नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 58। टुडे इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ये कह रहे हैं आज के दिन, मतलब आज के ज़माने में जो इंडिया है उसका सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, क्या है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर एक दिया हुआ इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें लिखा है, यूएसए हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड वाइल इंडिया हैज़ द 4th लार्जेस्ट। यहाँ पर इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क दिया है, मगर इंडिया जो है 4थे नंबर पे आता है, सबसे पहले कौन आता है, यूएसए, ठीक है, इन द वर्ल्ड। एंड द सेकंड लार्जेस्ट इज एशिया, दूसरा कौन सा है, एशिया, जिसमें हमारा इंडिया आता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं टुडे इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो इंडिया का जो नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क है, रेलवे सिस्टम है पूरा, वो सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में। इन यूरोप एंड जापान मेजर सिटीज़ आर लिंक बाय हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन, ये कह रहे हैं यूरोप और जापान में जो मेजर सिटीज़ हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं, हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन से जुड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पर द फ्रेंच TGV एंड द जापानीज़ शिंकनसेन ट्रेन्स आर कॉल्ड बुलेट ट्रेन्स, ये कह रहे हैं जो फ्रेंच TGV ट्रेन है और जो जापानी शिंकनसेन ट्रेन है उसे हम बुलेट ट्रेन्स कहते हैं, क्या कहते हैं, बुलेट ट्रेन्स कहते हैं, आर कॉल्ड बुलेट ट्रेन्स। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेरी मच डेंस इन द यूनाइटेड स्टेट एंड कैनेडा, और जो हमारा यूनाइटेड स्टेट है और कनाडा है वहाँ का रेलवे सिस्टम बहुत ही ज़्यादा डेंस है। मतलब क्या कह रहे हैं, द रेलवे नेटवर्क इज़ वेरी मच डेंस, मतलब बहुत ज़्यादा घना है, खूब सारी ऐसे लाइनें निकल रही हैं, खूब सारी पटरियाँ निकल रही हैं, तो वही करें द रेलवे नेटवर्क इज़ वेरी मच डेंस इन द यूनाइटेड स्टेट एंड कैनेडा, कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट और कैनेडा में। द रेलवे नेटवर्क इन रशिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क, ये कह रहे हैं अगर हम रशिया की बात करें तो रेलवे नेटवर्क जो रशिया का है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है। द ट्रेन्स साइबेरियन रेलवे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे नेटवर्क इन एशिया, जो ट्रेन साइबेरियन रेलवे है ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट नेटवर्क है इंडिया का, एशिया का, कहाँ का, ये जो ट्रांस साइबेरियन क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो वो कि क्या है, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे नेटवर्क इन एशिया, एशिया का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे नेटवर्क है ये। इट इज़ मेनली डबल ट्रैक एंड रन्स फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट टू व्लादिवोस्टोक इन द ईस्ट, ये कह रहे हैं ये 2 डबल ट्रैक है, मतलब दोनों साइड से डबल ट्रैक है, और वो कहाँ से चलती है, सेंट पीटर्सबर्ग जो कि वेस्ट है, कहाँ से, वेस्ट से लेकर पूरा हमारे व्लादिवोस्टोक तक जाती है, ईस्ट तक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी पूरे इस वेस्ट से लेकर एशिया की बात कर रहे हैं, ये पूरे कह रहे हैं ना एशिया का सबसे बड़ा है, तो ये कह रहे हैं एशिया से लेकर पूरा यहाँ तक वेस्ट तक, एशिया के ईस्ट से लेकर पूरा वेस्ट तक जाता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड विच कवर्स 9289 किलोमीटर, ये कह रहे हैं ये सबसे बड़ा नेटवर्क है वर्ल्ड के अंदर, जो कि सबसे लंबा नेटवर्क है, जो कि 9200, फिर यहाँ पर क्या है 79, यानी 90 जो होता है 89, ठीक है, 9289 किलोमीटर्स तक इसका खाली लेंथ है, इतनी लंबी ये चलती है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर वाटरवेज़, हमारा रोडवेज़ हो गया, उसके बाद रेलवेज़ हमने पढ़ा, फिर आया हमारा वाटरवेज़। यहाँ पर हमने पढ़ा था बच्चों रोडवेज़, उसके बाद हमने ये
नेक्स्ट पढ़ा हमने यहाँ पर रेलवेज़। तो रोडवेज़ और रेलवेज़ में दोनों फ़र्क नहीं है। रोडवेज़ के अंदर ही हमारा रेलवेज़ आता है, रेल भी तो हमारी ज़मीन पर ही चल रही है, कौन सा वो हवा में चल रही है, तो हमारा वो बस अलग से आपको पढ़ाया गया है, मगर रेलवेज़ जो है हमारा रोडवेज़ ही सिस्टम है, ज़मीन पर ही चलती है। अब आ गए हम वाटरवेज़ पे। वाटरवेज़ मतलब जो पानी पे हम सफ़र करते हैं, पानी के पे हमारी गाड़ी मोटर जो भी चलते हैं, वाटर का ज़रिया, पानी का ज़रिया, ठीक है, वाटरवेज़। द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट वर राफ्ट एंड बोट। ये कह रहे हैं पहले ज़माने की अगर हम बात करें तो उस ज़माने के जो वाटर ट्रांसपोर्ट थे वो थे राफ्ट और बोट्स होते थे, ठीक है। राफ्ट्स जो लकड़ियों के बने होते थे, राफ्ट्स और बोट्स, ठीक है, छोटी छोटी नाव और राफ्ट्स बनाए जाते थे, वो होते थे। आपने देखा होगा राफ्ट्स क्या होते हैं, उसमें जो है साइड में पकड़ने का भी मतलब साइड में कोने भी नहीं होते हैं। जैसे अब बोट होती है, बोट तो साइड से कवर होती है, दीवारें उठी होती हैं साइड से, मगर जो राफ्ट होती थी, राफ्ट में क्या है, बस एक लकड़ी का तख्ता की तरह जो है बांस को जोड़ जोड़कर एक ऐसा लगता था कि एक पूरी टेबल नहीं है, जैसे हम कहते हैं एक शीट की तरह, बड़ी सी शीट की तरह, जैसे हमारी चटाई होती है इतनी बड़ी, बांसों को बांध बांध कर उन्होंने लगा दिया था बस, और ऐसे ही उस पर डाल दिया था, उससे ही सफ़र करते थे, ठीक है। मगर अगर ऐसा होता था, अगर आप गिरे तो साइड में कोई पकड़ने की जगह नहीं होती थी, पूरा ऐसा करके प्लेन होता था, ऐसे करके राफ्ट, ऐसे बांसों को एक साथ बांध कर इसे बांधते जाते थे और ऐसे करके पूरा एक बड़ा सा ऐसे चटाई, जैसे हमारी घर में होती मैट होती है ना एक, उसकी तरह बना देते थे और उसे ही पानी में छोड़कर फिर उसे ही चलाते थे, और बीच में एक जो भी उनका झंडा वंडा जो भी लगाया होना लगाते थे। फिर बाद में यहाँ हमारे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और आता गया सिस्टम। द इंक्रीज़ इन ट्रेड एंड पॉपुलेशन डिमांडेड इम्प्रूवमेंट इन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। फिर क्या होने लगा बच्चों, जब राफ्ट और ये खाली बोट और छोटी छोटी नावों का इस्तेमाल हो रहा था, फिर बाद में लोग बाग जो है ट्रेड के लिए आने लगे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह बिज़नेस करने जाने लगे, जैसे अमेरिका से और इधर उधर से कंट्री अलग अलग कंट्री से लोग बाग आने लगे इंडिया के अंदर, या इंडिया से इधर उधर जाने लगे। ऐसे ही एक दूसरे के कंट्री में लोग बाग सफ़र करने जाते थे, मतलब किस लिए, मेनली जो पहले जो उनका मकसद होता था वो होता था उसका ट्रेड का, मतलब बिज़नेस करने का। वो इधर उधर से सामान खरीदते थे, इधर उधर बेचा करते थे। ये तो आपने सुनी होगा, इंडिया के अंदर लोग बाग स्पाइसेस खरीदने आते थे, यानी मसाले खरीदने आते थे, जो हम लोग खाने में पकाते हैं ना, मसाले डालते हैं, वो इंडिया के मसाले बहुत फेमस हैं। तो इसलिए क्या हुआ, अब इन लोगों को ज़रूरत पड़ने लगी किस चीज़ की, कि हमारा जो ट्रेड है वो अच्छा हो, इसके लिए जो है क्या होने लगा, पॉपुलेशन डिमांडेड इम्प्रूवमेंट इन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। पॉपुलेशन जो थी उसने डिमांड करने लगा कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। सो न्यू बोट्स फिटेड विद स्टीम इंजन्स वर बिल्ट। फिर क्या हुआ, नई बोट्स बनाई गई जिसमें जो है स्टीम इंजन फिटेड होते थे। मतलब कैसी बनाई गई, नई बोट्स कैसे बनाई गई, जिसमें स्टीम इंजन लगे होते थे। दीज बोट्स आर कॉल्ड शिप्स, और इन बोट्स को हम क्या कहते हैं, शिप्स कहते हैं, यानी जो स्टीम इंजन पे उस टाइम चल रही थी। फिर बाद में दे कैन कैरी मोर गुड्स एंड पीपल। इससे फ़ायदा क्या हो रहा था, अब छोटी छोटी बोट्स पहले थी, उसके बाद स्टीम इंजन से कनेक्टेड बोट्स आने लगी जिसे हम शिप कहते हैं। उससे फ़ायदा क्या था बच्चों, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स, ज़्यादा से ज़्यादा सामान उठा सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें एक साथ कैरी करके जा सकते थे। एंड इवन मोर फास्टर दैन राफ्ट्स एंड बोट्स, और यहाँ तक के जो राफ्ट्स और बोट्स थे, जो नाव थी और जो राफ्ट्स थी, उनसे तेज़ चलती थी, उनसे फास्टर थी। टुडे वी हैव बिग कंफर्टेबल शिप्स डेट रन ऑन स्टीम और डीजल। ये कह रहे हैं आज के ज़माने में क्या है, हमारे पास एक बड़ी और कंफर्टेबल शिप्स हैं, जहाज़ है, ठीक है, जो कि हमारे स्टीम इंजन पे या डीजल पे चलते हैं। किस पे, स्टीम पे या डीजल पे चलते हैं। मेनली अब डीजल पे लोग बाग चलाते हैं। फिर आगे हम टुडे बिग शिप्स रन ऑन डीजल एंड स्टीम इंजन। ये कह रहे हैं आज के ज़माने में क्या है, जो बड़ी शिप्स होती हैं वो डीजल या स्टीम इंजन पे चलती हैं। दे कैरी रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसमें हम लेके क्या जाते हैं, वो उससे हम रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल यानी कच्चा जो सामान होता है, जिसे हम बाद में हम फर्निश करते हैं, उसे सही करते हैं और उसे यूजेबल बनाते हैं। जैसे हम इंडस्ट्रीज़ में हम जो सामान लेके आते हैं वो हमारा रॉ मटेरियल होता है, जिसे यूज़ करके हम उसे यूजेबल बनाते हैं, उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। हैवी कार्गो लाइक गुड्स, ग्रेन्स, रॉ मटेरियल एंड मिनरल ओर्स आर कैरीड बाय शिप्स। ये कह रहे हैं भारी भारी सामान, जैसे कि हमारे गुड्स हैं, बहुत बड़ा बड़ा सामान है, ठीक है, ग्रेन्स है, हमारे अनाज है, रॉ मटेरियल्स हैं या मिनरल्स और हैं, ये सब क्या है, आर कैरीड बाय शिप्स। ये किसके ज़रिए कैरी की जाती हैं, शिप्स के ज़रिए कैरी की जाती हैं। फिर पेज नंबर 59 पे यहाँ टॉप पे देखिए, शिप्स अक्रॉस द ओशियंस एंड सीज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। शिप्स के ज़रिए कहाँ पर की जाती हैं, पूरे अक्रॉस द ओशियंस, मतलब पूरे समुद्रों के और ओशियंस के आर पार, इसके किनारे, एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे अगर आपको ले जाना है तो वहाँ पर आप बाइक तो ले ही नहीं जा सकते, तो क्या लेके जाएंगे, शिप्स ही लेके जाएंगे, ठीक है।
वर्ल्ड के किसी भी ओशन से कहीं भी अगर आपको जाना है तो उस ओशन को पार करके जो है शिप्स की मदद से जा सकते हैं। ऑयल इज़ कैरीड बाय स्पेशल शिप्स कॉल्ड टैंकर्स। और जैसे कि अब हमारे इंडिया में तो ऐसे तेल निकलना नहीं है हर जगह, मान लो चलो इंडिया के अंदर है भी, तो कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पर पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, तो वहाँ पर पेट्रोल डीजल कहाँ से पहुँचेगा। मान लो सऊदी से जा रहा है, दुबई से जा रहा है, ठीक है, दुबई से जा रहा है, तो दुबई से जाने के लिए शिप्स चाहिए उसे। तो देखिए यहाँ पर एक शिप्स दिख रही होगी आपको, ये पूरे टैंकर भरे हुए हैं, तो इस शिप को क्या कहते हैं, टैंकर्स कहते हैं, जिसमें ऑयल लेके जाया जाता है। उसमें ज़्यादा लोग नहीं बैठाए जाते हैं, बस जो काम करने वाले होते हैं वो लोग होते हैं, और वहाँ के जो चलाने वाला पायलट और बाकी जो मेंबर होते हैं वो होते हैं। ऐसे सफ़र करने वाले लोग इसमें नहीं बैठाए जाते हैं, क्योंकि इसमें अंदर ऑयल होता है, तेल होता है, ठीक है, पेट्रोल डीजल ये सब होता है इसके अंदर। तो ये जब एक्सपोर्ट किया जाता है, इधर से उधर पहुंचाया जाता है, तब इसे किस शिप्स में लेके जाते हैं, उस शिप्स का नाम क्या है, टैंकर्स कहते हैं उन्हें, उन शिप्स को, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग आपको दी हुई है, देखिए ये मोटर बोट है, ये हमारी शिप्स हैं, ये टैंकर्स हैं जिसमें सामान जाता है, गुड्स जाता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। जो हमारे हैवी वेट्स हैं ना ये, अब अगर आप एरोप्लेन में लेके जाएंगे तो कैसे ले पाएंगे, एरोप्लेन में इतना सारा सामान थोड़ी ना जा पाएगा, इतनी जगह कहाँ होती है, इतनी स्पेस कहाँ होती है एरोप्लेन में कि आप ऑयल के बड़े बड़े डिब्बे रख दें, या लोहे के सामान रख दें, या आप मिनरल ओर्स रख दें उसके अंदर, या गुड्स रख दें, ग्रेन रख दें, रॉ मटेरियल रख दें, इतना नहीं सामान ले जा सकते। तो इसीलिए हम ये जो शिप्स होती हैं जिसे हम टैंकर कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। वाटरवेज ऑपरेट इन बिग रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स एंड लगून्स इन इट्स कोस्टल एरिया। ये कह रहे हैं जो हमारा वाटरवेज है वो कहाँ पर ऑपरेट किया जाता है, बड़ी बड़ी नदियों में, बिग रिवर्स में, और कैनाल्स में, लेक्स में, लगून्स में, जो कि उसके खुद के कोस्टल एरियाज़ में पाई जाती हैं। देयर आर मुंबई और कंडला, मैंगलोर, मरमागांव, कोची, टुटिकोरिन, चेन्नई और विशाखापट्टनम एंड कोलकाता। ये कह रहे हैं कुछ जगह के नाम बताए हैं। दीज पोर्ट्स सर्व फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स। ये कह रहे हैं ये पोर्ट्स हैं, ये पोर्ट्स जैसे होता है ना एयरपोर्ट, तो ऐसे ही हमारे पोर्ट्स होता है सी पोर्ट, जहाँ पर हमारी नाव आके रुकती हैं। तो ये कह रहे हैं ये पोर्ट्स के नाम बताएं, मैंने कौन कौन से बताया अभी आपको, मुंबई, कंडला, मैंगलोर और मरमागांव, कोची, टुटिकोरिन और चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, ये मैंने पोर्ट्स के नाम बताएं बच्चों, जहाँ पर जो है हमारे पोर्ट्स, ये पोर्ट्स क्या सर्व करते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ गुड्स। यहाँ पर ही सामान चढ़ाया जाता है और यहीं पर फिर आके उतारा जाता है। जैसे आपको कहीं पर सामान भेजना है तो इन्हीं जगहों से ही सामान उसके ऊपर लोड करा जाएगा, फिर वापस आना है तो वहीं पर आके वहाँ पर उतारा जाएगा। मतलब ये एक हम ये कह सकते हैं स्टॉप पॉइंट है, ये जैसे बस स्टॉप होता है वैसे ही क्या है, शिप स्टॉप्स हैं। द पनामा कैनाल ओपन इन 1914। ये कह रहे हैं जो हमारा पनामा कैनाल है जो कि हमारा 1914 में ओपन हुआ था, ज्वाइन द एटलांटिक ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन। वो किससे ज्वाइन है, एटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन से जाके ज्वाइन होता है। द कैनाल इज़ 80 किलोमीटर लॉन्ग। और ये जो कैनाल है हमारा 80 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। द पनामा कैनाल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया। और जो हमारा पनामा कैनाल है उसे हम गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट हैज़ रिड्यूस ट्रेवल टाइम बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट यूएसए। और इससे जो है जो ट्रेवल टाइम है, सफ़र करने का टाइम है, उससे कम कर दिया है पहले से, मतलब कम हो गया इसकी वजह से। वरना कहीं और रूट से जाते, किसी और रास्ते से जाते तो हमारा सफ़र लंबा होता, हमारा टाइम ज़्यादा लगता, मगर इसमें क्या है, टाइम वक्त हमारा रिड्यूस कर दिया है। किसके बीच में, ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए। अगर यूएसए के वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट तक जा रहे हैं, ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक जा रहे हैं, तो आपका समय इतना नहीं लगेगा, सीधा सीधा रास्ता है, ठीक है, मगर बाई वाटरवेज ही जाएंगे। यहाँ पर देखिए पनामा कैनाल दिया हुआ है आपको, ये पनामा कैनाल है, बीच से शिप जा रही है, इधर उधर आपके पोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, बाकायदा पूरे देखिए पोर्ट्स हैं। और यहाँ पर क्या है, ये सुएज़ कैनाल है, क्या है ये, सुएज़ कैनाल। अब आ गए हम नेक्स्ट एयरवेज पे। एयरवेज में क्या है, बाई एयर जाते हैं। चलिए तो एयरवेज देखते हैं अब। एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि एयरवेज जो है हमारा सबसे तेज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे तेज़ हम इस पर सफ़र कर सकते हैं बाय एयर। अमेरिकन ब्रदर्स विल्बर राइट एंड ऑरविल राइट, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। दोनों का नाम में राइट आता है, इसलिए इन्हें राइट ब्रदर के नाम से भी जानते हैं। ये दो भाई थे, इन्होंने क्या किया था, राइट फर्स्ट डेवलप एन एरोप्लेन। इन्होंने सबसे पहले एक एरोप्लेन डेवलप किया था, ठीक है। सबसे पहले एरोप्लेन डेवलप किसने किया था, विल्बर राइट ने और क्या, ऑरविल राइट ने, ठीक है। विल्बर राइट और ऑरविल राइट ये दो भाई थे जिन्हें राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, राइट ब्रदर्स के नाम से, ठीक है। इसलिए इन्हें दोनों के नाम में राइट आ रहा है, इसलिए राइट ब्रदर्स के नाम से इसलिए जाना जाता है। और यही दो वो लोग थे, यही दो वो भाई थे जिन्होंने सबसे पहले एक एरोप्लेन डेवलप किया था। द फर्स्ट रेगुलर एयर सर्विस वॉज स्टार्टेड बिटवीन लंदन एंड पेरिस इन 1919।
और ये सबसे पहली और रेगुलर एयर सर्विस जो स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले एयर सर्विस जो स्टार्ट की गई थी वो कहाँ से स्टार्ट की गई थी? लंदन से लेकर पेरिस में, जो 1919 में। कब? 1919 में लंदन से लेकर पेरिस तक सबसे पहले ये जो सर्विस स्टार्ट हुई थी, बाई एयर सफ़र करना जो स्टार्ट हुआ था, कहाँ से? लंदन से लेकर पेरिस तक। द अर्लीस्ट कंट्रीज टू ऑपरेट एयरलाइंस वर ब्रिटेन, फ्रांस एंड द USA, वेयर द फर्स्ट प्लेन्स वर डेवलप। और ये कह रहे हैं जो अर्लीस्ट कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऑपरेट हुआ था एयरलाइन, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? जैसे कि ब्रिटेन है, फ्रांस है और USA है, जहाँ पर सबसे पहले प्लेन्स डेवलप किया गया था। ठीक है, ये मतलब अर्लीस्ट कंट्रीज़ हैं, अर्लीस्ट कंट्रीज़ के नाम दिए हैं सबसे पहले जहाँ पर बाई एयर सफ़र करना लोगों ने शुरू किया था। मतलब एरोप्लेन का इजाद हुआ था और एरोप्लेन का यूज़ करना लोग बाग ने शुरू किया था। पेज नंबर 60 पर आ जाइए बच्चों। यहाँ पर ये देखिए दोनों बैठे हैं राइट ब्रदर्स आपके, यहाँ पर राइट ब्रदर्स का नाम है। ठीक है, दोनों यहाँ पर दिया, और ये एयर इंडिया एयरवेज़ है जो कि हमारे इंडिया का है। नाउ अ नेटवर्क ऑफ एयर रूट्स कवर ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं अगर हम बात करें अब एयर रूट्स की बात करें, जो हमारा एयर्स बाई एयर जो हमारा रास्ता है वो हमारे ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के हर कंट्री को कवर करता है। मतलब अगर तब देखा जाए तो वर्ल्ड के हर कंट्री में हमारे बाई एयर हम जा सकते हैं, बाई एयर हम जा सकते हैं, मतलब हर जगह एयर रूट्स मौजूद हैं। Cities like New York, Paris, London, Moscow, Tokyo, etc. have dense and well organized air service। ये कह रहे हैं सिटीज़ हैं जैसे कि हमारी कि न्यूयॉर्क सिटी और पेरिस है, लंदन है, मॉस्को है या टोक्यो है, ये जो सिटीज़ हैं इनके अलावा और भी हैं बहुत। तो ये कह रहे हैं ये सब जो है इनके पास एक डेंस और वेल ऑर्गेनाइज एयर सर्विसेज है, मतलब इनके पास एक बहुत ज़्यादा डेंस मतलब घनी, ठीक है, घनी अमाउंट में, मतलब ज़्यादा अमाउंट में इनके पास सर्विस मौजूद है, और वेल ऑर्गेनाइज है, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज की गई हुई है। फिर नेक्स्ट हमारा मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव देयर ओन नेशनल एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस। ये करें काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर उनकी खुद की अपनी जो है नेशनल और इंटरनेशनल एयरलाइंस है। मतलब काफ़ी कंट्रीज़ जो इंडिया के अंदर हैं उनकी खुद की अपनी नेशनल और इंटरनेशनल एयरलाइंस मौजूद हैं। आवर कंट्री है सेवरल एयरलाइंस। ये कह रहे हैं हमारे कंट्री जो इंडिया है इसकी भी कुछ सेवरल एयरलाइंस हैं। पहले यहाँ पर दिया है एयर इंडिया इज़ द पब्लिक सेक्टर एयरलाइन। एयर इंडिया क्या है? पब्लिक सेक्टर एयरलाइन है दैट सर्व्स विद इन द कंट्री एंड नेबरिंग कंट्रीज़। जिसकी मदद से जो हमारा एयर इंडिया है वो पब्लिक सेक्टर एयरलाइन है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, विद इन द कंट्री मूव कर लेते हैं, विद इन द कंट्री हम सफ़र कर पाते हैं और नेबरिंग कंट्रीज़ में सफ़र कर पाते हैं। ठीक है, मतलब अपनी जो पड़ोसी मुल्क हैं उसमें हम जा सकते हैं। देयर आर मोर देन 100 एयरपोर्ट्स इन इंडिया। ये कह रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। मेजर एयरपोर्ट्स आर इन मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अमृतसर एंड थिरुवनंतपुरम। क्या? थिरुवनंतपुरम या थिरुवनंतपुरम। अब ये कुछ मेजर एयरपोर्ट्स के नाम बताएं जहाँ पर हम कहाँ कहाँ मौजूद हैं। मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, बेंगलुरु है और हैदराबाद, अमृतसर और थिरुवनंतपुरम। ये कुछ जगहें हैं जहाँ पर क्या मौजूद है, ये सारे मेजर एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। ऑल दीज डेवलपमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट आर द गिफ्ट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कह रहे हैं कि जो हमारे सारे डेवलपमेंट्स हैं हमारे ट्रांसपोर्ट्स के मदद, ट्रांसपोर्ट के अंदर ये जो चेंजेस आए, डेवलपमेंट आए, ठीक है, ये जो एडवांसमेंट आई, ये किसकी मदद से आई? आर द गिफ्ट ऑफ मॉडर्न, क्या? आर द गिफ्ट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें हमारे मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का एक गिफ्ट है। अगर हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर मॉडर्नाइजेशन नहीं आता, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आता, ठीक है, अगर हमारे पास साइंस मौजूद नहीं होती, तकनीकें नहीं होती हमारे पास, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो हम ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप नहीं कर पाते, वरना वही बैलगाड़ी चला रहे होते अब तक। क्या? अब तक वही बैलगाड़ी चला रहे होते। अगर कोई साइंस नहीं जानता, टेक्नोलॉजी के बारे में उसे कोई ख़बर नहीं होती, तो स्टीम इंजन नहीं बनता, स्टीम इंजन नहीं बनता, उसके बाद ऐसे ही फिर हमारा जो डीजल इंजन है वो नहीं बनता। तो इसी तरह से ये जो हमारी साइंस है और टेक्नोलॉजी है इसकी मदद से ही हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हो पाया, और इसी का एक हमारे तरफ हमारे लिए एक क्या है, गिफ्ट है। फिर नेक्स्ट आते हैं बच्चों यहाँ पर हम एक्सरसाइजेस पर। पहली एक्सरसाइज है हमारी टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो टिक द करेक्ट ऑप्शंस तो हर बार की तरह हमें बुक में ही करनी होती है, तो हम इसे बुक में ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नीचे दिया हुआ है हमारा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग हेल्प बॉक्स। तो ये भी हमारा बुक्स में ही करना है, ठीक है, इसे भी हम बुक में करेंगे। यहाँ पर हेल्प बॉक्स आपको आगे गिवन है, देखिए ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसे यूज़ करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। फिर है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ये हमारा ट्रू फॉल्स है, जितने भी ट्रू स्टेटमेंट है उसके लिए टी लिखना है, जितनी भी फॉल्स स्टेटमेंट है उसके लिए हमें एफ लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स,
उसके बाद आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो कि हमें हर बार की तरह किस में करनी होती है, इन कॉपी। ठीक है स्टूडेंट, ये किस में करनी है, हमें कॉपी में करनी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे कोई एक्सरसाइज है कि नहीं, तो पेज नंबर 62 ओपन करिए। यहाँ पर बस 2 क्वेश्चन हमारे आगे नेक्स्ट पेज पे दिए हैं और बाकी कोई हमें काम नहीं करना है यहाँ पर। चलिए एक्सरसाइज करते हैं 1 बाई 1। पहला हमारा है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। टिक द करेक्ट ऑप्शंस करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका, द ग्रैंड ट्रंक रोड एक्सटेंडेड फ्रॉम कोलकाता टू पेशावर। जैसे कि मैंने बताया था, जो हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा हुआ है, इंडिया के अंदर जो कोलकाता है वहाँ से लेकर जो पाकिस्तान में पेशावर है वहाँ तक हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड मौजूद है। वहाँ तक मतलब एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक, कोलकाता से लेकर पेशावर तक। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप टिक कर दिए। फिर सेकंड है हमारा, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। ये कह रहे हैं जो हमारा ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रेलवे नेटवर्क है इन एशिया का। तो यहाँ तो इन्होंने अफ्रीका, रशिया और एशिया, और यहाँ पर एशिया इन्होंने खुद लिख रखा है, तो हम किस पे टिक करें, तो इनकी जगह इन्होंने खाली जगह देनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन काट दिए, एशिया हटा दिए यहाँ से और फिर इस पर टिक कर दिए, एशिया का हो जाएगा। ये हो गया ना, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। ये वाला ऑप्शन इन्हें देना, यहाँ पर ये चीज़ इन्हें लिखनी नहीं चाहिए थी, इन्होंने ये अपना यहाँ पर आंसर भी लिख दिया है। ठीक है, ये आंसर यहाँ पर लिखा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर आंसर इन्होंने फिल कर दिया है, तो ये चीज़ काट दिए यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर टिक लिख दिए। खाली आप तक आपको क्वेश्चन कहाँ तक देखना है, इन तक, इनके बाद खाली जगह। तो ये हमारा जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है कहाँ का इंपॉर्टेंट रेलवे नेटवर्क है, एशिया का। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्ड है, द फर्स्ट रेलवे इन अवर कंट्री रनिंग बिटवीन मुंबई यानी बॉम्बे एंड ठाणे। ये कह रहे हैं जो सबसे पहली जो रेलवे इंडिया के अंदर हमारी कंट्री के अंदर चलाई गई थी, किसने चलाई थी, जैसे कि अभी हमने बताया था यहाँ पर ब्रिटिशर्स के ज़रिए चलाई गई थी। किसने चलाई थी, ब्रिटिशर्स ने चलाई थी। यहाँ पर हमने बताया था ब्रिटिशर्स ने चलाई थी, और कब चलाई थी, मुंबई से ठाणे का चलाई थी 1853 में। कब, 1853 में। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो फर्स्ट रेलवे हमारे कंट्री के अंदर चलाई गई थी बिटवीन बॉम्बे टू ठाणे, वो कब चलाई गई थी, वो कब चलाई गई थी बच्चों, 1853 में। तो आप इस पर टिक कर दिए 1853। फिर है फोर्थ, ऑयल इज़ कैरीड बाई स्पेशल शिप्स कॉल्ड। ये कह रहे हैं जो हमारा ऑयल होता है, जो तेल होता है, वो एक स्पेशल शिप्स होती हैं, स्पेशल जहाज़ होते हैं पानी के, उसके ज़रिए ले जाया जाता है। तो वो ऑयल, उसका नाम क्या है, उसे क्या कहते हैं, शिप्स कहते हैं, टैंकर्स कहते हैं, स्टीमर कहते हैं, या नॉन ऑफ दीज। तो मैंने बताया था जिसमें तेल लेके जाते हैं उसे हम कहते हैं टैंकर्स। क्या कहते हैं बच्चों, टैंकर्स। तो आप इस पर टिक कर दिए। पहला क्या था हमारा, पहले का था हमारा सी ऑप्शन, पेशावर। दूसरा हमारा था ऑप्शन नंबर बी, एशिया। यहाँ से एशिया इन्होंने यहाँ पर भी लिख रखा है, ऑप्शन में भी दे रखा है, तो हमने यहाँ से काट दिया है, हमें यहाँ पर टिक करना है। फिर थर्ड है हमारा 1853। फोर्थ है हमारा टैंकर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। हम इन सब पर टिक कर दिए। चलिए आ जाइए अब फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। पहला क्या है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स, द फ्रेंच TGV एंड द जापानीज़ शिंकानसेन ट्रेन्स आर कॉल्ड डैश ट्रेन्स। जैसे कि मैंने बताया, जो हमारी जो फ्रेंच की, यानी फ्रांस जो है, फ्रांस जो कंट्री है, वहाँ की फ्रेंच जो TGV है, और जो जापानीज़ शिंकानसेन है, उस ट्रेन को हम जो है क्या कहते हैं, बुलेट ट्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, बुलेट ट्रेन्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लिए BULLET, बुलेट ट्रेन्स। ठीक है, काफ़ी स्पीड होती है इसकी, इसलिए इसे बुलेट ट्रेन्स कहते हैं। और बुलेट ट्रेन्स, बुलेट तो वैसे कहा जाता है बंदूक की जो गोली होती है उसे कहते हैं बुलेट्स। ठीक है, तो बुलेट्स उसे कहते हैं, उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। जब वो हम फायर करते हैं, बंदूक चलाते हैं, तो बहुत तेज़ निकलती है, दिखती भी नहीं है। तो इसीलिए इसकी तेज़ रफ्तार होने की वजह से, ट्रेन की तेज़ रफ्तार होने की वजह से इसे हम बुलेट्स कहते हैं, बुलेट्स ट्रेन। फिर सेकेंड है, द डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया। मैंने बताया था कौन सा कैनाल था जिसे हम गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो हमारा जो पनामा कैनाल है उसे हम गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्या, पनामा कैनाल जो है हमारा, उसे हम गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ लिख लिए आप पनामा, उसके बाद यहाँ कैनाल, जगह नहीं है बच्चों इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, पनामा कैनाल, PANAMA, पनामा CANAL, कैनाल। यहाँ पर स्पेलिंग्स लिखी है, आप देख लीजिएगा। थर्ड है, डैश आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कह रहे हैं कौन सा ट्रांसपोर्ट इसमें सबसे तेज़ है, एयरवेज, इंटरनेशनल। अब दोनों में से एयरवेज ही बचा है, तो एयरवेज ही होगा, बाई एयर ही हम सबसे तेज़ जा सकते हैं। एयरवेज क्या है हमारा, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो यहाँ पर लिख लिए एयरवेज। फिर बच्चों हमारा यहाँ पर फोर्थ दिया हुआ है, रोड्स कनेक्टिंग वन कंट्री टू अनदर आर कॉल्ड डैश हाईवेज।
मैंने बताया था वो रोड जो कि हमारे एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल हाईवेज़। क्या कहते हैं हम? इंटरनेशनल हाईवेज़ कहते हैं हम उन्हें। ठीक है, क्या कहते हैं हम उन्हें? इंटरनेशनल हाईवेज़। तो यहाँ पर लिख लिए इंटरनेशनल, ठीक है, AL, इंटरनेशनल। क्या कहते हैं हम उन्हें? इंटरनेशनल हाईवेज़। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर अपने ट्रू फॉल्स पे। ये कह रहे हैं अ सडन मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर ऑल्सो लीड्स टू साइक्लोन। अब ये तो हमें कुछ अलग ही लग रहा है, चैप्टर ही हमें अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है हमें ये किसी और चैप्टर का दे दिया है। चलिए देखते हैं पहले क्या है। फार्मर्स डिपेंड ऑन मानसून फॉर रेन, सुनामी कैन बी सीन क्लियरली इन डीप वाटर, लावा कूल्स एंड फॉर्म्स अ बाउल शेप होलो कॉल्ड क्रेटर्स। तो बच्चों ये आपको दूसरे चैप्टर का दे दिया है। क्या? ये आपको दूसरे चैप्टर का दे दिया है। जैसे मैंने कट किया है वैसे आप भी इसे कट कर दिए। ये आपको नहीं करना है। क्या? ये आपको नहीं करना है, ये इस चैप्टर का है ही नहीं। ठीक है, ये इस चैप्टर का है ही नहीं, ये किसी और चैप्टर के आपको ये ट्रू फॉल्स पूछ लिए यहाँ पर। ठीक है, ये किसका है? चैप्टर नंबर 9 का पूछ लिया। ये चैप्टर नंबर 9 की ट्रू फॉल्स इसके अंदर लिख दी है, तो ये गलत है। चैप्टर नंबर 9 में हम इसे कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 में दूसरा होना चाहिए था, मगर इन्होंने यही चीज़ें दे दी हैं। तो ये हमारा क्या है, आपको ये नहीं करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे कट कर दिए। चलिए आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्या है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द फेमस हाईवेज ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं फेमस हाईवेज जो हैं वर्ल्ड के, उसके नाम बताने हैं। तो बच्चों देखो, हम इसे आपको बुक में टिक करा देते हैं, आपको इसे कॉपी में खुद कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाईवेज़ के नाम बताने हैं। मेजर हाईवेज़ जो फेमस हाईवेज़ हैं वर्ल्ड के, उसके नाम बताने हैं। तो यहाँ पीछे पेज पर मौजूद है, हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पीछे देखिए पेज नंबर 57 पर, पेज नंबर 57 पर, यहाँ हमारा पेज नंबर 57 पर है। तो यहाँ पर पहले आप लिख लिए क्वेश्चन के आगे। इसका आंसर कहाँ पर मौजूद है बच्चों? इसका आंसर है पेज नंबर 57 पर। तो मैंने यहाँ पर पेज नंबर 57 लिख दिया है, इसीलिए आंसर नंबर फर्स्ट है ये। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी ऐसे कुछ नाम तो दिया नहीं, तो आंसर नंबर फर्स्ट है पेज नंबर 57 पर। तो पेज नंबर 57 पर मैं आंसर नंबर टिक करने जा रहा हूँ, आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर यहाँ पर है सम ऑफ द फेमस हाईवेज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की तो पूछे हैं, फेमस हाईवेज कहाँ के पूछे हैं उन्होंने? कहाँ के पूछे हैं? वर्ल्ड के पूछे हैं। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे फेमस हाईवेज हैं उसके कुछ नाम बताने हैं आपको। तो यहाँ पर बताइए, देखिए ये लिखा है सम ऑफ द फेमस हाईवेज ऑफ द वर्ल्ड आर। यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर फर्स्ट, आर तक लिख के उसके बाद ये पूरा लिखना है, ये पूरा लिखना है, ये पूरा लिखना है और ये लिखना है। मतलब यहाँ तक आपका आंसर पूरा कंप्लीट होगा। कौन सा? आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट होगा सम ऑफ द फेमस हाईवेज ऑफ द वर्ल्ड, आर के बाद ऐसे ही डॉट लिखना है। पहला लिखेंगे द पेन के बाद उसका पूरा लिखेंगे, फिर द ट्रांस लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस लिखेंगे, फिर द बर्मा लिखेंगे, और इन सब के बारे में भी आपको जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। तो आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, पेज नंबर 57 पर है ये, पेज नंबर 57 पर। ठीक है, ये आंसर आप देख लिए, इसे टिक कर लिए। आंसर नंबर फर्स्ट आपको यहाँ से यहाँ तक करना है, और क्वेश्चन आंसर तो आपको बुक में करने ही होते हैं, तो ये भी आपको क्वेश्चन आंसर किस में करने होते हैं? कॉपी में। तो आपको एक कॉपी में करना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज पूरी आपको कॉपी में करनी है, जैसे हम करते हैं हर बार कि पार्ट लिखते हैं, उसके बाद चैप्टर नंबर लिखते हैं, फिर चैप्टर का नाम लिखते हैं, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 उतारिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 उतार के एक लाइन छोड़ के फिर आंसर जो मैंने टिक कराया वो लिखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो मैं कराने जा रहा हूँ वो लिखिएगा। पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ अर्लियर रोड्स अप टू द मॉडर्न रोड्स। ये कह रहे हैं जो हमारा रोड्स का डेवलपमेंट हुआ अर्लियर रोड्स से मॉडर्न रोड्स तक, उससे आपको एक्सप्लेन करना है। क्या? रोड्स का डेवलपमेंट जो हुआ उसे हमें एक्सप्लेन करना है। डेवलपमेंट कहाँ से? जो हमारी पुरानी रोड्स थी वहाँ से लेकर मॉडर्न रोड्स तक, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर पीछे मौजूद है बच्चों, यहाँ पर पीछे आइए देखिए। आंसर नंबर कौन सा है? आंसर नंबर 2 है। पहले ही हम देख लेते हैं पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 56 है। तो यहाँ पर आप लिख दिए पेज नंबर 56 मेंशन कर दिए आप। अब देखिए इसका आंसर दिखा देते हैं, पेज नंबर 56 है। यहाँ आंसर कहाँ पर है? पेज नंबर 56 पे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पेज नंबर भी लिखवा रहा हूँ। पेज नंबर 56 पे आ जाइए, आंसर नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों, देखिए द अर्लियर नैरो रोड्स मेड ऑफ स्टोन हैव नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय मेटल एंड ब्रॉडर रोड्स। ठीक है, यहाँ तक है, बस इतना ही इन्होंने दिया है। इसमें इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? दोबारा क्वेश्चन पे ये पूछा है इन्होंने कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ अर्लियर रोड्स अप टू द मॉडर्न रोड्स। ये कह रहे हैं अर्लियर रोड जो है उसका मॉडर्न रोड्स में डेवलपमेंट कैसे हुआ, एक्सप्लेन करना है। तो इन्होंने कुछ दिया तो है नहीं, बस ऐसी एक लाइन लिख दी है यहाँ पर क्या लिखा है? द अर्लियर नैरो रोड्स रफ रोड्स मेड ऑफ स्टोन हैव नाउ बीन रिप्लेस बाय मेटल एंड ब्रॉडर रोड्स। इसमें इन्होंने कुछ ऐसा दिया ही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है?
इन इंडिया द ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ड बाई शेरशाह सूरी इन 16th century. It extended from Kolkata in India to Peshawar in Pakistan. It was a major trade route in the region. तो ये तो कुछ ऐसा कुछ बता ही नहीं रहे हैं, तो इसमें ऐसा करिए आप बस यहीं से लिख लिए, इसे हम टिक करा देते हैं, आपको वहीं से वहीं तक खाली टिक कर लेना है जो हम बताते हैं। यहाँ से लिखिए आप, ये आपको पूरा यहाँ से लिखना है, द से लेकर यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो गया, आंसर नंबर 2 हो गया। क्या हो गया, आंसर नंबर 2 हो गया ये। ठीक है, आंसर नंबर 2, द स्मूथर द रोड से लेकर पूरा ब्रॉडर रोड्स तक। ये आंसर नंबर 2 हो गया, पेज नंबर 56 से, जो कि हम क्वेश्चन के आगे लिख चुके हैं। कौन सा पेज है, तो क्वेश्चन के आगे हमने यहाँ पर मेंशन करा दिया आपको पेज नंबर, कि आप डायरेक्ट वहाँ पर देख लें। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द रेलवे नेटवर्क ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं इंडिया के रेलवे नेटवर्क के बारे में बताइए, उसे डिस्क्राइब करिए। तो रेलवेज़ जो भी हमने पढ़ा था उसमें देखेंगे पेज नंबर कौन सा है, रेलवेज़, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो रेलवेज़ देखिए यहाँ पर है पेज नंबर 57, क्या, पेज नंबर 57। अब इंडिया के रेलवे नेटवर्क के बारे में बताना है हमें इसमें। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द रेलवे नेटवर्क ऑफ इंडिया। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है उसे डिस्क्राइब करो, कैसा है, बड़ा है, कितना है, कितनी लेंथ है, क्या है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्क्राइब करनी है। चलिए तो पीछे आ जाइए, इसका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि हम 61 पे देख रहे हैं, इसका आंसर यहाँ पर है पेज नंबर 57 पर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, द रेलवेज़ नेटवर्क इन इंडिया, यहाँ से द रेलवेज़ नेटवर्क इन इंडिया रन्स अबाउट 66,000 किलोमीटर अक्रॉस द कंट्री। रेलवेज आर नेसेसरी फॉर ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज। यहाँ तक ही लिखिए बस, इससे पहले यहाँ तक टिक करने के बाद उसके बाद यहाँ आ जाइए, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द फर्स्ट रेलवे इन आवर कंट्री रनिंग बिटवीन बॉम्बे यानी मुंबई एंड थाने इन 1853। इट वॉज अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। पहले बच्चों यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद फिर यहाँ से लिखना है कहाँ तक, 30 किलोमीटर तक। ठीक है, यहाँ तक आपको आंसर लिखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर 3 हो गया। पहले शुरू कहाँ से है बच्चों, देखो यहाँ से आंसर नंबर 3 स्टार्ट है, आंसर नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट है। फिर यहाँ तक करने के बाद आपको यहाँ से लिखना है आंसर नंबर 3, यहाँ से स्टार्ट कर देना है, यहाँ से पहले यहाँ तक, फिर यहाँ से इसी के आगे कंट्री के बाद ही अक्रॉस द कंट्री के बाद आपको अगली फुल स्टॉप लगाने के बाद लिखना है, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द फर्स्ट रेलवे इन अवर कंट्री रनिंग बिटवीन बॉम्बे टू थाने इन 1853। इट वॉज अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। यहाँ तक आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। सो हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए या नहीं करे, अभी नहीं करे, अभी 2 क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पेज पे भी तो हैं। चलिए, ये हमारे तीसरा भी हो गया। ये कहाँ पर है बच्चों, ये है हमारा पेज नंबर 57 पर, पेज नंबर 57। ठीक है, 57। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दिए पेज नंबर, क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है, पेज नंबर 57 पर है, तो हम यहाँ पर पेज नंबर बता दे रहे हैं। फिर पेज नंबर 61 ओपन करिए, 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे नेक्स्ट पेज पे हैं। ये क्या है, हाउ आर वाटरवेज यूज़फुल टू अस। ये कह रहे हैं जो हमारे वाटरवेज हैं वो हमारे लिए यूज़फुल क्यों हैं, वाटरवेज यूज़फुल क्यों हैं। तो यहाँ पर देखिए वाटरवेज वाले पे आ जाइए, पेज नंबर 58 पर है, वाटरवेज यूज़फुल क्यों हैं ये बताना है हमें। तो देखते हैं पहले इसका आंसर। ये देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट वर राफ्ट एंड क्राफ्ट्स। ये दीज बोट्स आर कॉल्ड शिप, दे कैन कैरी मोर गुड्स एंड पीपल एंड इवन मोर फास्टर देन राफ्ट्स एंड बोट्स। टुडे वी हैव अ बिग कंफर्टेबल शिप्स दैट रन ऑन स्टीम और डीजल। अब इसमें ऐसा कुछ तो बता रहे नहीं है कि क्यों ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ सामान जो हैवी गुड्स और हैवी या बल्क में अगर लोग बाग जा रहे हैं तो हम इजीली उसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोग बाग जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। अगर हमें हैवी गुड्स हैवी लोड्स अगर लेके जाना है तो एरोप्लेन में हेलीकॉप्टर में थोड़ी ना ले जा पाएंगे। कहाँ से लेके जाएंगे हम, बाई वाटरवेज ही लेके जाएंगे, बाई वाटरवेज बाई शिप्स ही लेके जाएंगे। तो वही कह रहे हैं जो हमारे ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में से ही पहले आंसर लगाते हैं हम, वाटरवेज आर यूज़फुल टू अस। पहले आप लिखेंगे वाटरवेज आर यूज़फुल टू अस, यहाँ बीच में आर और लिख देंगे आप, आंसर यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, आप लिखेंगे वाटरवेज आर यूज़फुल टू अस बिकॉज, क्वेश्चन यहाँ से बिकॉज, ये मैं आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन है यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से आंसर लिखेंगे वाटरवेज आर यूज़फुल टू अस बिकॉज। बिकॉज के बाद पेज नंबर 58 पर, बिकॉज के बाद पेज नंबर 58 पर आंसर टिक कर दे रहा हूँ मैं। पहले आप यहाँ से लिखेंगे वाटरवेज आर यूज़फुल टू अस बिकॉज, उसके बाद पेज नंबर 58 पर आ जाएंगे। बिकॉज दे कैन कैरी मोर गुड्स, बिकॉज दे कैन कैरी मोर गुड्स एंड पीपल एंड इवन मूव फास्टर देन राफ्ट्स एंड
बोट्स। तो यहाँ तक नहीं लिखना है हमें, बस हमें लिखना है बिकॉज दे कैन कैरी मोर गुड्स एंड पीपल, दे कैन कैरी मोर गुड्स एंड पीपल, ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद दे कैरी रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या? दे कैरी रॉ मटेरियल, यहाँ पर रॉ मटेरियल आपको दिख रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा है दे कैरी रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हैवी कार्गो। क्या? हैवी कार्गो लाइक गुड्स, ग्रेन्स, रॉ मटेरियल एंड मिनरल्स और आर कैरीड बाय शिप्स, ठीक है, शिप्स के बाद अक्रॉस द ओशियंस एंड सीज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ तक आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर नंबर 4 कंप्लीट हुआ है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है इसका आंसर? देखिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको दोबारा, पहले आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है आंसर। तो इस वाली लाइन को आप कट कर दिए, ठीक है, ये रिपीट हो रही है, ये इसे आप इसे हटा दिए। बस यहाँ से डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। कहाँ से? यहाँ से लिखना है, दे कैरी से लेकर पूरा अगले पेज तक जो मैंने अभी टिक कराया वहाँ तक आप आंसर पूरा कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर कहाँ से? दे कैरी रॉ से लेकर दे कैरी रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हैवी कार्गो लाइक्स, यहाँ पर फिर दिया गुड्स, ग्रेन्स, रॉ मटेरियल एंड मिनरल्स और आर कैरीड बाय शिप्स। शिप्स के बाद आपको कहाँ पर जाना है? फिर नेक्स्ट पेज पर शिप्स अक्रॉस द ओशियंस एंड सीज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ तक आंसर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आंसर नंबर 4 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दे कैरी से लेकर। कहाँ से? यहाँ से। आंसर नंबर 4 आपका यहाँ तक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अरे यार एक मिनट, आंसर नंबर 4 मैंने दे कैरी लिख दिया यहाँ पर आपको लिखना है आंसर नंबर 4। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट पेज पर ख़त्म हो रहा है, तो आप इसे गलती मत करिएगा। ठीक है, जैसे मुझसे हो गई अभी मत करिएगा आप। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 62 पे। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रेवल। ये कह रहे हैं एयर ट्रेवल के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस तो ये है कि हम जो है तेज़ सफ़र कर सकते हैं। क्या? हम तेज़ सफ़र कर सकते हैं, जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उन जगहों पे हम जा सकते हैं ईज़िली जहाँ पर जो है बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए नहीं जा सकते। जैसे कहीं पर हम कुछ बीच में नदी पड़ जाती है तो हमारी बाइक नहीं जा सकती, कार नहीं जा सकती, ठीक है, रेलवेज़ नहीं जा सकती। अब तो रेलवेज़ ही बना दी गई हैं, मगर लॉन्ग रूट्स पे कहाँ जा सकती हैं। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? एयरवेज़ यूज़ करते हैं। मगर इसके डिसएडवांटेजेस में अगर देखे जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद बताना है। मैंने आपको आंसर बता दिया है, बस आपको लिख के लाना है। आंसर क्या है इसका? एडवांटेजेस इसके क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं? एडवांटेजेस कहते हैं फ़ायदे, एडवांटेजेस मतलब फ़ायदे। तो फ़ायदे इसके हैं कि हम इजीली इससे और फास्ट, बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए फास्टर है तो हम इससे तेज़ कहीं भी जा सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, तो हर कोई इसे एफर्ट नहीं कर सकता, हर कोई इसका पैसा नहीं भर सकता, तो हर कोई इसे यूज़ नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पार्ट नंबर 10 में आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी से इसके कंटेंट पे आ जाइए, मैं आपको कंटेंट समझा देता हूँ, सिलेबस बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 जो कि पार्ट नंबर 10 में हमने कंप्लीट कर दिया है। पहला क्या है हमारा चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, 13। ये 5 चैप्टर तो आपको PA सेकंड में करने हैं तैयार, जिसमें से हमने 2 करा दिए हैं। अब आपके बाकी कितने बचे हैं बच्चों? 3 बचे हैं, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13। अभी हमने देखा कि हम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। अब हमारा होगा मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम बात कैसे कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो अब ये नेक्स्ट चैप्टर होगा, अब ये हम पार्ट 11 में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये वाला हम किस में पढ़ेंगे? पार्ट नंबर 11 में स्टार्ट करेंगे और इसे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।